नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 5 लाख से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। कहा, भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है, इन्हें मां के रूप में पूजा जाता है। श्री श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में आज शाम मतुआ धर्म महामेले को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिम्स्टेक देशों में लोगों के बीच संपर्क, ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा इसके विस्तार पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने कहा, रूस यूक्रेन संघर्ष से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सर्वाधिक गंभीर शरणार्थी संकट पैदा हुआ है। पलायन करने वालों की संख्या लगभग 38,70,000 है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव खत्म करने के लिए आज तुर्की में एक और दौर की बात होगी। अमेरिका ने भारत के लिए कोविड यात्रा रेटिंग उच्च जोखिम स्तर से निम्न जोखिम स्तर पर की। और IPL क्रिकेट में आज शाम पुणे में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, तत्कालीन मैसूर राज्य में ध्वजारोहण में हिस्सा लेने वाली पहली महिला कौन थी, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मातृ मंदिर की स्थापना भी की थी। सही उत्तर है बल्लारी सिद्धम्मा। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता है मध्य प्रदेश में रतलाम की अरुणा आस्तिक। नमस्कार, मैं सुश्री अरुणा आस्तिक मध्य प्रदेश रतलाम से। मैं सेवानिवृत्त शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय संगठन से हूँ। बचपन से आकाशवाणी के समाचार सुनती आई हूँ। मैं आकाशवाणी एवं प्रसार भारती को धन्यवाद देती हूँ। मुझे अमृत महोत्सव क्विज में विजेता होने पर गर्व महसूस हो रहा है और मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करती हूँ। इस क्विज के द्वारा हम अपने इतिहास को एक बार फिर से करीब से जान रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 66वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने पुदुचेरी में मजदूर संघ आंदोलन की शुरुआत की थी और उन्हें फ्रांस और ब्रिटेन के उपनिवेश अधिकारियों ने जेल में डाल दिया था। उन्होंने सुतंतीराम या स्वतंत्रता का प्रकाशन भी शुरू किया था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, लेकिन गरीबों को सशक्त बनाने के लिए कभी कोई काम नहीं किया। गरीब सशक्त होगा तो उसमें गरीबी से लड़ने का साहस पैदा होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में बने 5,21,000 आवासों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री ने आज लाभार्थियों को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत गांवों में बने ये 5,21,000 आवास केवल घर ही नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि देश के गरीब सशक्त हो रहे हैं। पीएम आवास योजना के तहत जो घर बने हैं, उनमें से करीब करीब 2 करोड़ घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का भी है। इस मालिकाना हक ने
घर के दूसरे आर्थिक फैसलों में भी महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि महिलाओं की समस्याओं को कम करने के लिए सरकार ने हर घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने का काम भी किया है। पिछले 2.5 साल में देश भर में 6 करोड़ से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए और अगले 6 महीने में 80,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवल कृषि तक ही सीमित रही। गरीबों को मुफ्त वैक्सीनेशन हो या फिर गरीबों को मुफ्त राशन, 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी में हमारी सरकार गरीबों को मुफ्त राशन के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अगले 6 महीने में इस पर 80,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार को खाद्यान्न की अधिक खरीद के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है और कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर जिले से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के जीवन में एक नया सवेरा ला रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि कोविड के मुश्किल हालात के बावजूद सरकार ने 5,21,000 घर बनाए और इस वर्ष 10 लाख घर और बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 का शुभारंभ किया। यह अभियान इस वर्ष 30 नवंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष अभियान भूमिगत जल स्रोतों के विकास और जल ग्रहण क्षेत्र के विस्तार पर केंद्रित होगा। श्री कोविंद ने कहा कि सरकार जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलाशयों के संरक्षण के लिए सभी प्रयास कर रही है। जल ही जीवन है। प्रकृति ने मानवता को जल संसाधन का वरदान दिया है। प्रकृति ने हमें विशाल नदियां प्रदान की हैं, जिनके तटों पर महान सभ्यताएं फली फूली। भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है और मां के रूप में उनकी पूजा की जाती है। लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके स्नान के जल में इन पवित्र नदियों की जल राशियों के प्रभाव का संगम हो। ऐसी धार्मिक प्रथाओं ने प्रकृति से हमारा नाता जोड़े रखा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में 3रे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। 11 श्रेणियों में राज्यों, संगठनों और व्यक्तियों को 57 पुरस्कार दिए गए। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम, राजस्थान को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है और इन्हें मां की तरह पूजा जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती के अवसर पर आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुरनगर ठाकुरबाड़ी में मतुआ धर्म महामेला को संबोधित करेंगे। श्री श्री हरिचंद ठाकुर ने स्वतंत्रता से पहले अविभाजित बंगाल में प्रताड़ित, दलित और वंचित लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। अखिल भारतीय मतुआ महासंघ 29 मार्च से 5 अप्रैल तक मतुआ धर्म महामेला आयोजित कर रहा है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज श्रीलंका के कोलंबो में 18वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल हुए। डॉक्टर जयशंकर ने अपने संबोधन में बिम्स्टेक देशों में विशेष रूप से लोगों के बीच संपर्क, ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा उसका विस्तार करने के संकल्प पर जोर दिया। उन्होंने व्यापार और सामूहिक परियोजनाओं पर अपनी सक्रिय भूमिका बढ़ाने पर भी जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक राष्ट्रों को आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, साइबर हमलों और नशीले पदार्थों की तस्करी की समस्याओं से भी मिलकर लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहा है और इसकी मेजबानी बिम्स्टेक के मौजूदा अध्यक्ष श्रीलंका द्वारा की जाएगी। सम्मेलन की तैयारी के लिए बिम्स्टेक संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की कल बैठक हुई। सम्मेलन में कोविड महामारी से जुड़ी चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर ऐसी अनिश्चितताओं पर मुख्य रूप से चर्चा हो सकती है जिनका सामना बिम्स्टेक सदस्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की आज सवेरे नई दिल्ली में बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और पार्टी सांसद बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। 11 अप्रैल महात्मा फूले जी की जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती, बीच में रामनवमी। तो ऐसे विषय में नववर्ष भी हमारा विक्रम संवत प्रारंभ होगा, नवरात्रि भी होंगे। सामाजिक न्याय के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, चाहे उसमें पीएम आवास हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, टीकाकरण हो, वैक्सीन का कार्यक्रम हो, अपने संसदीय क्षेत्र में करेगा सांसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामाजिक न्याय के विषय को नीचे धरातल पर उतारेगा। ऐसा ही आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था। गोवा में भाजपा विधायक रमेश तावड़कर को राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने संयुक्त विपक्षी कांग्रेस के विधायक अलेक्सियो सिकेरा को 15 मतों के मुकाबले 24 मतों से हराया। नई विधानसभा सत्र के पहले ही दिन अध्यक्ष पद का चुनाव कराया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने स्वीकार किया है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने में निजी शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने इन संस्थानों से कहा है कि वे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समाज बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर से बाहर के 34 लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति खरीदी है। आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और गांदरबल जिले में स्थित हैं। खेल विभाग ने वित्त मंत्रालय से देश में खेलों में इस्तेमाल होने वाले सामानों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी सभी वस्तुओं पर 5% का एक समान जीएसटी स्लैब बनाने का आग्रह किया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि उनके मंत्रालय को खेल के सामान बनाने वाली कंपनियों से जीएसटी व्यवस्था के तहत खेल के सामान के लिए शुल्क की दर में छूट की मांग करने के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि अधिकांश खेल उपकरणों पर 12% की दर से जीएसटी कर लगता है और कुछ वस्तुओं पर ही 18% जीएसटी लगता है। राज्यसभा में आज विपक्षी सदस्यों ने मजदूर संगठनों की हड़ताल का मुद्दा उठाया। कार्यवाही शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने वाम दलों और कांग्रेस सदस्यों द्वारा पेश स्थगन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया। श्री नायडू ने कहा कि सदस्य इस मुद्दे को सदन में चर्चा के दौरान उठा सकते हैं। हालांकि उन्होंने सदस्यों को इस मुद्दे पर संक्षेप में बोलने की अनुमति दी। केरल में आज दूसरे दिन भी मजदूर संगठनों की हड़ताल से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई मजदूर संगठनों ने अपनी मांग को लेकर कल से 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। हालांकि केरल उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि जो कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे उन्हें गैर हाजिर माना जाएगा। कुछ स्थानों पर व्यापारियों को दुकानें खोलने के प्रयास में हड़ताल समर्थकों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 5 लाख से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। कहा, भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है, इन्हें मां के रूप में पूजा जाता है। श्री श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में आज शाम मतुआ धर्म महामेले को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिम्स्टेक देशों में लोगों के बीच संपर्क, ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा इसके विस्तार पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर ने कहा, रूस यूक्रेन संघर्ष से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सर्वाधिक गंभीर शरणार्थी संकट पैदा हुआ है। पलायन करने वालों की संख्या लगभग 38,70,000 है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव खत्म करने के लिए आज तुर्की में प्रतिनिधि स्तर की एक और दौर की वार्ता शुरू हो गई है। अमेरिका ने भारत के लिए कोविड यात्रा रेटिंग उच्च जोखिम स्तर से निम्न जोखिम स्तर की। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम पुणे में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। पद्म विजेताओं का दूसरा दल आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल नागरिक अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में वर्ष 2022 के लिए 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 54 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। विजेताओं ने राष्ट्रीय समर स्मारक ले जाने की सरकार की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह स्मारक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करता है और सैनिकों के साहस, निष्ठा और बलिदान का प्रतीक है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत देश में अब तक 183 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 25,92,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। अमेरिका ने भारत की कोविड-19 यात्रा रेटिंग उच्च जोखिम स्तर से कम करके निम्न जोखिम स्तर पर कर दी है। अमेरिका के रोग नियंत्रक और रोकथाम केंद्र सीडीसी ने कल रात इस बारे में जानकारी दी। सीडीसी ने वक्तव्य में कहा है कि भारत जाने वाले लोगों को अपनी यात्रा से पहले पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ में आज एक आईईडी विस्फोट में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के 2 जवान घायल हो गए। अपर पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर ने बताया कि डीआरजी का एक दल नारायणपुर जिले के जीवलापदर में तलाश अभियान पर था। इस दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट हुआ। गंभीर रूप से घायल एक जवान को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। ये कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है।
स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 29 मार्च 1857 को महान स्वतंत्रता सेनानी और साहस की प्रतिमूर्ति मंगल पांडे ने चर्बी लगे हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ अपने साथियों में विद्रोह का बिगुल फूंका था। ब्रिटिश सेना के सार्जेंट मेजर ने मंगल पांडे की गिरफ्तारी का आदेश दिया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसे लेकर हुई झड़प में मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर पर हमला कर दिया तथा उसे और एक लेफ्टिनेंट को घायल कर दिया। कमांडिंग ऑफिसर जनरल हियसे की उपस्थिति में अंग्रेज अधिकारियों और उनके सुरक्षा प्रहरियों ने मंगल पांडे को घेर लिया। मंगल पांडे समझ गए कि उनका अंत निकट आ गया है। उन्होंने अपने साथियों को मदद के लिए पुकारा, लेकिन उधर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर खुद को गोली मार ली। मंगल पांडे की चोट जानलेवा साबित नहीं हुई और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें ईश्वरी प्रसाद के साथ फांसी की सजा सुनाई गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल और ईश्वरी प्रसाद को 21 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। हम मंगल पांडे और ईश्वरी प्रसाद को सादर नमन करते हैं। लाला मुंशी पुजारी सिपहिया हल्का भारी हर एक तुल जाए, जो भी लेके फिरे एक तारा और बस अपने मन की गाय। मंगल मंगल मंगल। आज हम स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण नाइक का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 29 मार्च 1943 को शहीद हुए थे। उन्होंने उड़ीसा में कोरापुट जिले में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और जनजातीय समुदाय को बंधुआ मजदूरी जैसे अमानवीय चलन के खिलाफ संघर्ष के लिए एकजुट किया था। आदिवासी लोग उन्हें मलकानगिरी का गांधी कहा करते थे। लक्ष्मण नाइक का जन्म 22 नवंबर 1899 को ओडिशा के मलकानगिरी में हुआ था। भुइयां जनजाति के लक्ष्मण नाइक राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे। वे 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया और लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से अवगत कराया। 1937 में कांग्रेस का मंत्रालय गठित होने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कोरापुट के जनजातीय समुदाय की भागीदारी को एक नया विस्तार मिला। लक्ष्मण नाइक ने 1942 में कोरापुट के मातिली में कांग्रेस की प्राथमिक समिति के अध्यक्ष का प्रभार संभाला। उन्होंने जनजातीय लोगों को सड़क और पुल निर्माण तथा स्कूलों की स्थापना जैसे विकास के कामों में लगाया। उन्होंने शोषण, दमन और यातना के खिलाफ संघर्ष को भी मजबूत किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 सितंबर को लक्ष्मण ने मलकानगिरी जिले में माथिली पुलिस थाने तक जनजातीय समुदाय की रैली का नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य थाने के भवन पर कांग्रेस का झंडा फहराना था। भीड़ पर पुलिस की गोलीबारी में 5 लोग घटनास्थल पर ही मारे गए और 17 घायल हो गए। विरोध प्रदर्शन में मुख्य भूमिका के लिए घायल लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन पर मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 29 मार्च को सूरज की किरण फूटने के साथ ही लक्ष्मण साहस और निर्भीकता से बरहामपुर कारावार में फांसी के फंदे की ओर बढ़े। उनके अंतिम शब्द थे, यदि सूर्य सत्य है और चंद्रमा भी, तो उतना ही बड़ा सत्य ये भी है कि भारत माँ स्वतंत्र होगी। जेल परिसर में ही लक्ष्मण नाइक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वे भारत माँ को स्वतंत्र होता देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन नायकों के महानायक के रूप में भारतीयों की स्मृति में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। इस महान जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद अवतार मिश्र और मखदूम बख्श को भी याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के इन नायकों ने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संघर्ष में भाग लिया था। 20 मार्च 1858 को वे जौनपुर के सोंत में तहसीलदार के लोगों के खिलाफ लड़े। उन्हें पकड़ लिया गया और 29 मार्च को फांसी पर लटका दिया गया। स्वदेश की माटी के इन महान सपूतों को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं। अभ्यास abhyas.airnews@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एब्राड कोसोवन 2 दिन की यात्रा पर कल भारत आएंगे। विदेश मंत्री के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और मैक्सिको के विदेश मंत्री द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि रूस और यूक्रेन संघर्ष से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बड़ा शरणार्थी संकट उत्पन्न हो गया है। एजेंसी ने कहा है कि पोलैंड, रोमानिया, मोल्दोवा, हंगरी, स्लोवाकिया और रूस जैसे देशों में जाने वाले लोगों की संख्या हाल के समय में अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कल बताया कि 38,70,000 लोगों ने पलायन किया है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव खत्म करने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता का एक और दौर आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में शुरू हुआ। बैठक के प्रारंभ में अपने संबोधन में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोआन ने कहा कि वार्ता की प्रगति से दोनों देशों के नेताओं के बीच बैठक का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखना ही सबके हित में है। लंबे संघर्ष से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को इस वार्ता से बहुत उम्मीदें हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज पुणे में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्म हवाएं चल रही हैं। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू, लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने पुदुचेरी में मजदूर संघ आंदोलन की शुरुआत की थी और उन्हें फ्रांस और ब्रिटेन के उपनिवेश अधिकारियों ने जेल में डाल दिया था। उन्होंने स्वतंत्रम यानी स्वतंत्रता का प्रकाशन भी शुरू किया था। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 5 लाख से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 3रे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। कहा, भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है। इन्हें मां के रूप में पूजा जाता है। श्री श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में आज शाम मतुआ धर्म महामेले को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिम्स्टेक देशों में लोगों के बीच संपर्क, ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा इसके विस्तार पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने कहा, रूस यूक्रेन संघर्ष से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सर्वाधिक गंभीर शरणार्थी संकट पैदा हुआ है। पलायन करने वालों की संख्या लगभग 38,70,000 है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव खत्म करने के लिए आज तुर्की में प्रतिनिधि स्तर की एक और दौर की वार्ता शुरू हो गई है। अमेरिका ने भारत के लिए कोविड यात्रा रेटिंग उच्च जोखिम स्तर से निम्न जोखिम स्तर पर की और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम पुणे में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।